आज हम आपके लिए लाए हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंतर्गत आने वाला पोएम ऑल द वर्ड्स अ स्टेज 1.4 है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम मानव के जीवन की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विलियम शेक्सपियर की यह बहुत ही एक उम्दा रचना है जो कि हमें सिखाता है कि मानव का जीवन किन किन परिस्थितियों से या किन किन चरणों से होकर के गुजरता है। इससे पहले कि हम पोएम को बताएं, चलिए देखते हैं वार्मिंग अप। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो वार्मिंग अप में पहला पॉइंट है पेयर वर्क। उसमें है टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू सेवन, अर्थात कहने का मतलब आपको अपने मित्र से चर्चा करना है उन सभी वस्तुओं के बारे में जिनमें 7 शब्द जुड़ा हुआ हो, यानी 7 वर्ड जुड़ा हुआ हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि दिया गया है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी 7 आश्चर्य कौन कौन से हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ए से लेकर के ए में आपको 7 वंडर्स 7 आश्चर्य के बारे में बताना है। बी में 7 कॉन्टिनेंट्स 7 द्वीपों के बारे में बताना है। सी में 7 कलर्स ऑफ रेनबो रेनबो के 7 कलर्स के बारे में बताना है। डी 7 नोट्स ऑफ द म्यूजिक म्यूजिक के 7 स्वर कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे डी पॉइंट और ई पॉइंट द 7 सीज ऑफ द वर्ल्ड 7 समुद्र देश के कौन से हैं या संसार के कौन से हैं वो बताना है। तो डियर, इन सभी पॉइंट्स को मैं लास्ट में इंडिकेट किया हूं और इनके नेम्स सिस्टमेटिकली सीरियल वाइज में अटैच कर दिया हूं, जिसका कि आंसर आप वीडियो के अंत में पाएंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है कि लाइफ इज ऑफन कंपेयर टू मैन थिंग, जीवन जो होता है वो कई वस्तुओं से कंपेयर किया गया है। राइट डाउन 7 थिंग्स दैट लाइफ कैन बी कंपेयर्ड, यानी उन 7 वस्तुओं के बारे में बताना है जो कि लाइफ जिससे कंपेयर्ड हुआ है। जस्टिफाई द कंपैरिजन, अर्थात जो कंपैरिजन आप कर रहे हो उसको आपको जस्टिफाई भी करना है। इज दैट क्लियर? जैसे कि ए पॉइंट में दिया गया है लाइफ इज ए कीबोर्ड, जीवन जो है वो एक कीबोर्ड है। तो उस तरह से यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया गया है। इन द सेम वे मैं वीडियो के अंत में लाइफ से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ए से लेकर के जी तक, उन सभी पॉइंट्स को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो के अंत में मैं अटैच किया हूं। ओके, थर्ड में आप देखते हैं क्या पूछा जा रहा है हमसे। थर्ड पॉइंट में आप ध्यान दीजिए कि थर्ड में कह रहा है कि आपको मैच करना है, यानी कॉलम ए को एज ग्रुप को स्टेज से मैच करना है। तो नंबर 1 फर्स्ट में आप देखिए बर्थ 2 इयर्स, यानी 2 साल का एज जो होता है वह क्या होता है, बेबीहुड या इन्फेंसी या इन्फेंट का एज होता है। अर्थात नेक्स्ट पहले वाले में हम भरेंगे डी से, पहले का मिलान किससे, डी से किया गया है। ओके, पहले का मिलान डी से आप लोग कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट में सेकंड का मिलान 3 इयर्स टू 12 इयर्स को टीनेज एज माना गया है जो कि ए से मैच किया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में 13 टू 17 इयर्स का जो टाइमिंग है वो आपका एडल्टहुड कहा जाता है। तो एडल्टहुड मतलब कहाँ है, वो एफ में है, उससे मैच किया जाएगा। नेक्स्ट 4 पॉइंट में 18 इयर्स टू अबाउट 44 इयर्स, ये 4 पॉइंट जो है वो कौन सा माना गया है, मिडल एज माना गया है, यानी सी से मैच किया जाएगा। ओके, 5 नंबर अबाउट 45 टू 60 इयर्स का जो टाइमिंग होता है वो कौन सा माना जाता है, वो आपका जो है यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए, हाँ ये आपका सी से मिडल सी से मैच किया गया है और 45 टू सी से मैच किया गया है। ओके, 44 एज यहाँ पे ओल्ड एज ऑफ सीनियर, इसमें एडल्टहुड में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट 65 टू 75 इयर्स एज जो होता है वो सीनियर सिटीजन्स में आ जाता है, ई से मैच किया गया है। एबव 80 इयर्स, आप 80 साल के हो गए हो तो वो आपका मैच किया जाता है बी पॉइंट ओल्ड एज से।
ओके, तो ऑलरेडी मैंने सबको मेंशन कर दिया है, आप उन सबको इंडिकेट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को, अगले टॉपिक को, जो कि चैप्टर से रिलेटेड है। अब चैप्टर में जैसे कि हम सबसे पहले बताना चाहते हैं राइटर के बारे में। राइटर के बारे में क्या है? ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, संपूर्ण संसार जो है वो एक रंगमंच है। क्या है? एक रंगमंच है। यहाँ पे स्टेज का मतलब होता है रंगमंच। ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, क्लियर? एक रंगमंच है। अब यहाँ पे राइटर कौन है? विलियम शेक्सपियर। टाइमिंग उनका क्या है? 1564 टू 1616। विलियम शेक्सपियर एक जाने माने नाटककार हैं और पोएट्री लेखक हैं, सोनेट के लेखक हैं। बहुत ही एक बेहतरीन कलाकार हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक उम्दा ढंग से अपने आप को प्रदर्शित किया और इनकी रचनाएं बहुत ही सरल और सुव्यवस्थित हैं, जो कि पाठकों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। चलिए देखते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोएट। विलियम शेक्सपियर एक अंग्रेजी के कवि हैं। प्लेराइट, प्लेराइट मतलब नाटककार हैं। एक्टर मतलब जो हु ऑलरेडी प्ले द रोल ऑन द स्टेज, और वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी वाइडली रिगार्डेड मतलब वो जुड़े हुए हैं, पर ग्रेटेस्ट राइटर, एक महान राइटर के बारे में, किसमें? अंग्रेजी भाषा की वो एक महान लेखक हैं। एंड द वर्ड्स प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट, और वो वर्ड्स जो है, ये संसार जो है वो एक ड्रामेटिस्ट के रूप में, अर्थात ड्रामेटिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है? नाटककार। अब प्रोमिनेंट का मतलब होता है डियर, प्रमुख। एक प्रमुख नाटककार के रूप में वो उद्धृत हुए। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, वह इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। एंड द बर्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाने जाते हैं, बर्ड ऑफ एवन। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम द प्ले, यह कविता ली गई है कहाँ से? एज यू लाइक इट, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है विलियम शेक्सपियर की। विलियम इस रचना से यह कविता ली गई है। हियर द कंपेयर्स द वर्ड्स टू ए स्टेज, प्रस्तुत कविता में पूरे संसार को एक रंगमंच के साथ कंपेयर किया गया है। वेयर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इनेक्टेड, जहाँ पे मानव जो है वो अपने नाटक को, अपने रोल को अपने अपने तरीके से अदा करता है। अर्थात यह संसार जो है वो क्या है? वो एक रंगमंच है और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे अपना अपना रोल अदा करता है। अब देखते हैं डियर कविता के बारे में। ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, संपूर्ण संसार एक रंगमंच है। संपूर्ण संसार एक रंगमंच है। ओके, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेरली प्लेयर्स, और सभी स्त्री पुरुष वो क्या हैं? खिलाड़ी हैं। क्या है? प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर इंट्रेंसेस। दे हैव देयर, उन लोगों का अपना आगमन है और प्रस्थान है। अब यहाँ पे दो पॉइंट है, एग्जिस्ट और इंट्रेंसेस। एग्जिस्ट मतलब होता है प्रस्थान, इंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश। तो यहाँ पे जो इंट्रेंस है वो बर्थ से जुड़ा हुआ है। किससे? बर्थ से। और जो आपका एग्जिट है वो आपका डेथ से जुड़ा हुआ है। किससे? डेथ से। ओके, तो यानी प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और प्रत्येक व्यक्ति, वन मैन मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने समय में अलग अलग रूपों में कई रोल अदा करता है। अब यहाँ पे अलग कई रोल का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति पैदा होता है तब से लेकर मृत्यु तक वो अलग अलग रोल को अदा करता है। जैसे कि पैदा होने के बाद पहले वो बेटा बना, फिर बेटे के बाद वो फिर पिता का, पति का, भाई का और तमाम बहन का, मतलब एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इस तरह से वो अपने जीवन के अलग अलग रोल को अदा करता है।
समझ में आई बात? हिज एक्ट्स मीन 7 एजेस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्या करा है? व्यक्ति जो अपने जीवन में रोल अदा करता है उसी को 7 एजेस के नाम से जाना गया है। यानी मानव की 7 अवस्थाओं का यहाँ पे वर्णन विलियम शेक्सपियर ने अपने माध्यम से किया है। एट फर्स्ट स्टेज उसका क्या है? इन्फेंट। यहाँ पे एट फर्स्ट सबसे पहले द इन्फेंट, सबसे पहला एज उनका कौन सा है? इन्फेंट का है, जिसको कि हम शैशवावस्था कहते हैं। अब इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है जब वो पैदा होता है? म्यूलिंग एंड पॉकिंग। अब ध्यान दीजिए, म्यूलिंग एंड पॉकिंग। म्यूलिंग मतलब बिल्ली की तरह बोलना या म्याऊ म्याऊ करना जिसकी आवाज साफ ना हो, एंड पॉकिंग। पॉकिंग मतलब होता है उल्टियां करना। क्या करना? उल्टी करना। इन द नर्सेज आर्म्स, कहाँ वो उल्टी करता है? नर्सेज आर्म्स, नर्स की भुजाओं में। अर्थात इन द हॉस्पिटल द बेबी विल बॉर्न एंड आफ्टर सम टाइम द नर्स विल टेक केयर द बेबी एंड द बेबी विल डू व्हाट? बेबी क्या करता है? बेबी जो है वो चिल्लाता है, क्राई करता है और रोते रोते वोमिट करता है। यह व्यक्ति की पहली अवस्था है। सेकंड में आप देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है? सेकंड में देन द वैनिंग स्कूल बॉय। अब ध्यान दीजिएगा, सेकंड पॉइंट क्या है? वैनिंग स्कूल बॉय का है। पहला इन्फेंट था, सेकंड वैनिंग स्कूल बॉय, अर्थात अब वो बच्चा पढ़ने जाने लगा है, अर्थात बड़ा हो गया है। विथ हिज सैचेल, वह अपने बैग के साथ, अपने सैचेल मतलब होता है बैग, बैग के साथ वो क्या करता है? अब वो पढ़ने के लिए जा रहा है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सुबह के समय उसका चेहरा चमक रहा है। क्रीपिंग लाइक स्नेक, अब वो किसकी तरह चल रहा है? यानी छोटे बच्चे का पढ़ने जाने का मन नहीं करता है और वह एक स्नेल की भांति, स्नेल एक कीड़ा है, स्नेल की भांति वह रेंगता हुआ बेमन से स्कूल की तरफ जाता है। अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब बेमन से, बिना इच्छा के वह स्कूल की तरफ जाता है। यह व्यक्ति का दूसरा स्टेज हो गया डियर। व्यक्ति का तीसरा स्टेज, अब आप देखिए तीसरे स्टेज में क्या है? द लवर, प्रेमी का रोल। एंड देन द लवर, अब वो क्या बन जाता है? एक प्रेमी की रोल में आ जाता है। साइनिंग लाइक फर्नेस, अब साइन लाइक फर्नेस, साइन मतलब आह भरता है, लाइक ए फर्नेस, जैसे एक जलती हुई भट्टी नहीं होती है जिसमें ज्वाला दहकती रहती है, ठीक उसी तरह से उस व्यक्ति के, एक प्रेमी के मन में एक इच्छा जागृत होती है जिसकी वजह से वो हमेशा एक ज्वाला सी उसके दिल में उठती रहती है। और क्या करता है? विथ ए ब्लैड, वोफुल ब्लैड। अब यहाँ पे वोफुल ब्लैड का मतलब होता है वह उस समय तक एक सैड सॉन्ग, एक सैड पोएम गाता रहता है, अर्थात इन फॉर हिज लवर, अपनी प्रेमिका के लिए या अपने की चाहत के लिए, चाहे वो प्रेमिका हो चाहे वो पत्नी हो। तो एक लवर होने के बाद वह क्या करता है? आह भरता रहता है, गर्म सांसें लेता रहता है और वो दुख भरे गीत गाता रहता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और वो क्या करता है? मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और वह अपनी प्रेमिका की भौहों की प्रशंसा करता रहता है। अर्थात कहने का मतलब इस अवस्था में व्यक्ति सब कुछ भूल करके उसको लगता है कि मेरा कोई नहीं है, सिर्फ है तो केवल मेरी प्रेमिका ही है या मेरी पत्नी ही है, अर्थात उसके सिवा उसको और कुछ नजर नहीं आता है। ये बहुत ही एज के बारे में जब आप अध्ययन करने लगेंगे डिटेल में या कहीं भी आप अध्ययन करोगे तो एज में ये सबसे कहते हैं इसको भूचाल वाला एज माना जाता है। ओके, नेक्स्ट देन ए सोल्जर। अब अगले पॉइंट में क्या बताया जा रहा है? चौथा कौन है? सोल्जर, सिपाही। अर्थात जब व्यक्ति एक प्रेमिका के बाद जब वो सोल्जर बनता है, अर्थात उसका अलग स्टेज आता है। वो अलग स्टेज कौन सा आ जाता है? सिपाही का। सिपाही जिस तरह से बॉर्डर पे खड़ा रहता है और युद्ध के लिए तत्पर रहता है कि कहीं से कोई आक्रमण ना हो जाए, वो चौकन्ना सा रहता है। इन द सेम वे उसी तरह से व्यक्ति जब एक अपने प्रेमी अवस्था के बाद जब वो सिपाही की अवस्था में आता है तब वहां पे वो एकदम चौकन्ना सा रहता है परिवार के प्रति। आगे फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, जो कि एक ओथ से, ओथ मतलब यहाँ पे शपथ, तमाम प्रकार के शपथ से वो भरा रहता है। वह व्यक्ति शपथ से
भरा रहता है, तमाम वादों से वो घिरा रहता है, जिसको कि हम आप कह सकते हैं एंड बियर्डेड लाइक ए पार्ट, और वो तेंदुए की भांत, पार्ट मतलब पोलिटिकल शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेपर्ड, अर्थात एक तेंदुए की भांत वह हमेशा चौकन्ना सा रहता है। आइए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहता है कि जेलस इन ह्यूमर, जेलस इन ह्यूमर। अब यहाँ पे जेलस में क्या दिया गया है, मतलब वो हमेशा घृणा में रहता है, किसमें, ऑनर, जेलस इन ऑनर, सम्मान को पाने की चाह हमेशा वो रखता है। यदि उसको सम्मान नहीं मिलता है तो वो घृणा, उसको क्या होता है, घृणा होती है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और उस उनके स्वभाव में भी बदलाव हो जाता है, और स्वभाव में क्या होता है, अचानक वो गुस्सा हो जाता है और झगड़े फिर भी उतर आता है, अर्थात झगड़े कर में लग जाता है। कहने का मतलब यह बहुत ही भूचाल वाला एज है, जिसमें कि क्या माना गया है कि व्यक्ति जो होता है अपने सम्मान के पीछे भागता रहता है, यदि उसको सम्मान नहीं मिलता है तो उसके अंदर घृणा होती है, और घृणा की वजह से वो किसी भी व्यक्ति से तुरंत बात बात पे झगड़ा करने को तत्पर हो जाता है। सीकिंग द बबल, नेक्स्ट पॉइंट में है सीकिंग द बबल रेपुटेशन। अब सीकिंग द बबल रेपुटेशन, अर्थात जैसे कि एक पानी का बुलबुला नहीं होता है, ठीक उसी तरह से वो अपनी ख्याति को प्राप्त करने की खोज जाहिर करता रहता है। ओके नेक्स्ट, इवन इन कैनन माउथ, इवन इन कैनन माउथ। अब यहाँ पे कैनन माउथ का मतलब होता है फेसिंग ऑफ ग्रेट डेंजर, हमेशा वह सदैव खतरे का सामना करने के लिए तत्पर रहता है। ये मानव की एज है। अगली एज में क्या राइटर बता रहा है, देन द जस्टिस। अगली एज में राइटर बता रहा है कि मानव का एज क्या है, जस्टिस, एक न्यायाधीश की अवस्था में वो आ जाता है। इन फेरी राउंड बैली विद गुड कैनन कैपन लाइन, क्या होता है, यहां पे दिया जा रहा है कि कैनन माउथ, कैनन माउथ मतलब ग्रेट डेंजर होता है, डेंजर के बाद नेक्स्ट स्टेज है एंड देन द जस्टिस, और वो एक न्यायाधीश के रोल में आता है। इन फेयर राउंडेड बेली, उसका पेट बड़ा हो जाता है, अर्थात टमी बाहर आ जाता है, विद गुड कैपन लाइन, और यहाँ पे क्या होता है, वह एकदम मोटा हो जाता है, लापरवाह हो जाता है, और उसकी आदत जो होती है वो क्या बन जाती है, सिर्फ खाने और पीने की, हमेशा वो कुछ ना कुछ खाता रहता है, और ये तरह से बदलाव हो जाता है। विद आई सिवर एंड बियर्ड ए फॉर्मल कट, अर्थात हमेशा उसकी आंखें कुछ न कुछ तलाशती रहती हैं, एंड बियर्ड फॉर्मल कट, और वह फॉर्मल कट में आ जाता है, उसकी दाढ़ी जो होती है वो फॉर्मल कट में आ जाता है, अर्थात अपने आप को एक रेपुटेड पर्सन के रूप में स्वीकार करता है। आगे क्या कहते हैं, फुल ऑफ वाइज, क्या बताया जा रहा है, फुल ऑफ वाइज, बुद्धिमत्ता से पूर्ण रहता है। सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, सॉस एंड मॉडर्न मतलब कुछ भी चीजों को वो करने के लिए तत्पर रहता है, अर्थात हमेशा वो ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं इतने साल का हो गया हूं, मेरे पास इतना अनुभव है, और वो हमेशा अपने अनुभव को दूसरे को शेयर करने के लिए तत्पर रहता है। ओके इसके बाद कहता है एंड शो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वह अपने रोल को अदा करता है। नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेज, मानव की छठवीं अवस्था क्या होती है, सिक्स्थ इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटालून। अब व्यक्ति जो है बुढ़ा हो चुका है, और वह उसको अब अपने कपड़े के पहनावे के या अपने श्रृंगार की तरफ किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है, कि वह फटा पुराना या ढीला ढाला वस्त्र भी पहन लेता है, अर्थात वो ओल्ड एज में आ चुका है। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, वह जो चश्मा अपने नाक पे वो चश्मा धारण करता है, रखता है, और वो चश्मा किस तरफ कैसे झुका हुआ है वो उसको जरा सा भी पता नहीं चलता है, अर्थात वो एकदम असहाय सा हो जाता है, उस तरह से मेंटेन करता है अपने आप को। पाउच ऑन साइड, पाउच ऑन साइड मतलब कि पैंट की जेब बाहर की तरफ लटकी हुई है, निकली हुई है, उसको उस बात का भी ध्यान नहीं रहता है कि मेरी पैंट की जेब बाहर निकली हुई है, भद्दा दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। कहने का मतलब ओल्ड एज में आ जाता है कि उसको किसी भी चीज के बारे में पता नहीं चलता है।
अर्थात यहाँ पे उसका जो सेंस है, माइंड है, वो धीरे धीरे वीक होता चला जाता है। हिज यूथफुल होज, अब वह पुनः किस में आ जाता है? यूथफुल होज। यूथफुल होज का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह फिर से अपनी बाल्यावस्था की तरफ आ जाता है। हुआ तो वो बुजुर्ग है, बुढ़ा हो चुका है, बट वो फिर से उसके रिवर्स आ जाता है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे की देखरेख करती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे अब उनकी देखरेख की आवश्यकता बन जाती है। वेल सेव्ड अ वर्ड टू आई, अब वह एकदम सुरक्षित नजर आता है और उसको ऐसा लगता है कि ये संसार जो है एकदम विस्तृत नजर आ रहा है। फॉर हिज श्रंक सैंग, अर्थात यहाँ पे श्रंक सैंग का मतलब ये बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है संसार बहुत बड़ा नजर आता है और वह एकदम कम नजर आता है, अर्थात सिकुड़ा हुआ सा नजर आता है। अर्थात ऐसा लगता है कि जैसे सर से लेके पांव से लेकर के सर तक ही उसका संसार है, बाकी और संसार आगे नजर नहीं आता है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो दहाड़ लगाने वाली शेर जैसी आवाज थी, अब वह कैसी हो गई है? एकदम पतली सी हो गई है। कब वो क्या बोलता है कुछ पता नहीं चलता है, एकदम जैसे लगता है कि पाइप से उसकी आवाज निकल रही हो। जिस तरह से पाइप से आवाज पतली निकलती है, इन द सेम वे उसी तरह से उसकी आवाज एकदम पतली हो गई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बताया जा रहा है, अगले पॉइंट में क्या बता दे रहे हैं, ये देखिए लास्ट पॉइंट है इसका। लास्ट पॉइंट में ये डिक्टेट किया जा रहा है कि ये व्यक्ति की अवस्था टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेवल, अब वह पुनः कौन सी अवस्था में आ गया है? फिर से बचपन की अवस्था में या बच्चे की अवस्था में आ चुका है। ट्रेबल, ट्रेबल का मतलब होता है टाइम्स वीकर एंड देन, कहने का मतलब समय जो है वो धीरे धीरे उसके लिए और कमजोर होता चला जा रहा है। मीन्स 3 times वीकर देन, पहले से वो 3 गुना ज्यादा कमजोर हो चुका है। पाइप्स, पाइप्स का मतलब जो मैंने अभी पहले बताया आपको, उसकी आवाजें एकदम पतली हो गई है, जैसे कि पाइप से उसकी आवाज आ रही हो। नेक्स्ट लाइन, एंड विशेष हिज साउंड, एंड विशल्स हिज साउंड, और जब वह व्यक्ति अर्थात व्यक्ति वृद्धावस्था में जब बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे कि उसकी आवाज से सीटी निकल रही हो। क्या निकल रही हो? सीटी, अर्थात परफेक्ट और क्लीन आवाज नजर सुनाई नहीं पड़ता है। डियर, अब आ जाइए लास्ट सीन ऑफ ऑल, सबसे अंतिम दृश्य क्या है? अर्थात मानव की अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था में दैट एंड्स द स्टैंड इवेंटफुल स्ट्रे, कहने का मतलब यह अंतिम अवस्था जो है जिसमें कि मानव के जीवन की जो स्ट्रेंज इवेंटफुल थी, घटनाएं थी, वो एक इतिहास बन के रह जाती हैं, खत्म हो जाता है। इज सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ओब्लियन, अर्थात वह सेकेंड चाइल्डनेस अर्थात पुनः वो बचपन में वापस जैसे लौट आया हुआ है। रिटर्न टू द हेल्पलेस इग्नोरेंट स्टेट ऑफ अ चाइल्ड, जिस तरह से जब बेबी पैदा होता है वह इग्नोरेंट रहता है, असहाय रहता है, इन द सेम वे वही कंडीशन में मानव फिर से आ जाता है। एंड मेयर ओब्लियन, अब मेयर ओब्लियन, ओब्लियन का मतलब स्टेट बीइंग ऑफ अनअवेयर ऑफ अनकॉन्शियसनेस सराउंडिंग दैट हैपनिंग, अर्थात कहने का मतलब जिस तरह से बच्चे को पता नहीं चलता है कि मेरे आजू बाजू या दाएं बाएं कहाँ पे क्या घटित हो रहा है, तो ठीक उसी तरह से उस वृद्धावस्था में भी उस व्यक्ति को यह समझ नहीं आता है कि मेरे आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं। ओके डियर, नेक्स्ट लास्ट लाइन आपको विशेष ध्यान देना है, इसमें आपको कुछ पॉइंट बताया जा रहा है जो कि बहुत ही जरूरी है जानना। लास्ट लाइन में क्या है? सन्स टीथ, सन्स आईज, सन्स टेस्ट, सन्स एवरीथिंग। अब यहाँ पे सन्स का मतलब होता है विदाउट, विदाउट का मतलब होता है बिना, अर्थात सन्स टीथ, अर्थात इन ओल्ड एज द ओल्ड मैन ऑलरेडी लॉस्ट देयर टीथ, मतलब वृद्धावस्था में दांत चला गया। सन्स आईज, आंखों की ज्योत चली गई। सन्स टेस्ट, जीवा का स्वाद चला गया। सन्स एवरीथिंग, और यहां तक मैं कह सकता हूं, और राइटर कह रहा है, क्वेट कह रहा है, बता रहा है कि यहां तक कि उस अवस्था में मानव का सब कुछ खत्म हो जाता है। यह कहानी विलियम शेक्सपियर की बहुत ही उम्दा रचना है और यह कविता
मानव जीवन से जुड़ी हुई है, जिसको कि विलियम शेक्सपियर ने 7 कैटेगरीज में डिवाइड करके बांटा है। तो आशा करते हैं डियर यह कविता आपकी समझ में परफेक्टली आया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करिएगा। ऊपर के मैंने आपको पॉइंट्स कुछ बताए थे। वार्मिंग अप के फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट के आंसर्स मैं फाइनली वीडियो के लास्ट में अटैच करता हूं, जिसको कि देखने के पश्चात आप आंसर को परफेक्टली लर्न कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।